प्रधानमंत्री ने मैसूरू में इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का किया शुभारंभ। टाइगर सेंसस रिपोर्ट भी की जारी। देश में बाघों की संख्या बढ़कर हुई 3167। पीएम ने कहा, भारत ने न सिर्फ टाइगर को बचाया बल्कि उसे फलने फूलने का एक बेहतरीन इकोसिस्टम भी दिया। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व और तमिलनाडु स्थित मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में थिप्पाकड्डू हाथी शिविर का किया दौरा। ऑस्कर विजेता शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स की प्रेरणा बने महावत जोड़े बोमन और बेली से भी की मुलाकात। राजस्थान में सड़क पर आई कांग्रेस की कलह। सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ 11 अप्रैल को जयपुर में एक दिन के अनशन का किया ऐलान। यूपी में 4 और 11 मई को होंगे 2 चरणों में नगर निकाय के चुनाव। 13 मई को नतीजे होंगे घोषित। प्रदेश में 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायतों में डाले जाएंगे वोट। और भारत के प्रियांशु राजावत ने फ्रांस में आयोजित ओलियो मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीता। फाइनल में डेनमार्क के खिलाड़ी को कड़े संघर्ष में दी मात। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के लिहाज से आज का दिन बहुत ही खास रहा। पीएम मोदी ने मैसूरू में बाघ परियोजना के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर देश में बाघों पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें देश में बढ़ती बाघों की संख्या का जिक्र किया गया है। पीएम मोदी ने बांदीपुर टाइगर रिजर्व में खुली जीप कर हाथियों को गन्ने खिलाए। इस दौरान पीएम ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का भी शुभारंभ किया। अब की बार 3000 पार। देश में बाघों की स्थिति को लेकर यह आंकड़ा उत्साह और खुशी से भर देने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने मैसूरू में बाघ परियोजना के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह में देश में बाघों की स्थिति से संबंधित रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई है, जो 2018 में 2967 थी। पीएम ने बाघ संरक्षण के लिए अमृतकाल का विजन, टाइगर रिजर्व के प्रबंधन, प्रभावी मूल्यांकन के 5वें चक्र की सारांश रिपोर्ट का भी विमोचन किया। एक और बड़ी पहल करते हुए पीएम मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किया। यह अलायंस इन प्रजातियों को शरण देने वाले आसपास के देशों की सदस्यता के साथ दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों अर्थात बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण और रक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा। पीएम मोदी ने जुलाई 2019 में वैश्विक नेताओं के अलायंस का आह्वान किया था, ताकि एशिया में अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार पर सख्ती से अंकुश लगाया जा सके। प्रधानमंत्री के संदेश को आगे बढ़ाते हुए अलायंस की शुरुआत की गई है। पीएम ने विश्वास जताया कि ये पहल बहुत लाभकारी होगी। इस अलायंस के तहत सदस्य देश अपने अनुभव शेयर कर पाएंगे, अपने साथी देश की ज्यादा तेजी से मदद कर पाएंगे। ये अलायंस रिसर्च, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी जोर देगा। हम साथ मिलकर इन प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाएंगे, एक सुरक्षित और बेहतरीन इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वन्य जीव तथा पर्यावरण संरक्षण के अच्छे परिणाम दिख रहे हैं। पीएम ने कहा कि देश में 75 साल के अंतराल के बाद चीते का जन्म होना इस बात का प्रमाण है कि देश में जैव विविधता बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत की परंपरा और संस्कृति पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। हमारे यहाँ अनेक जनजातियों में टाइगर को अपना बंधु माना जाता है, भाई माना जाता है। और टाइगर मां दुर्गा और भगवान अयप्पा का वाहन तो है ही। फ्रेंड्स, India is a country
where protecting nature is a part of culture. पीएम मोदी ने कहा कि आज एशियाई हाथियों, एक सींग वाले गैंडे, चीते, तेंदुए और बाघ की सबसे अधिक संख्या भारत में है। देश का वन क्षेत्र भी बढ़कर 2220 वर्ग किलोमीटर हो गया है और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 486 हो गई है। जिस समय हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं, उसी समय दुनिया की करीब करीब 75% टाइगर पॉपुलेशन भारत में ही है। ये भी संयोग है कि भारत में टाइगर रिजर्व भी 75,000 वर्ग किलोमीटर का और बीते 10-12 वर्षों में टाइगर पॉपुलेशन भी 75% बढ़ी है। इससे पहले पीएम मोदी ने बांदीपुर टाइगर रिजर्व का दौरा किया। पीएम मोदी ने अवैध शिकार रोधी केंद्र का भी निरीक्षण किया। पीएम मोदी ने वन्य जीवन को करीब से देखा। पीएम मोदी ने मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में थोप्पाकड्डू एलिफेंट कैंप का भी दौरा किया। प्रधानमंत्री ने एलिफेंट कैंप के महावतों से बातचीत की। पीएम मोदी ने ऑस्कर विजेता शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्परर्स की प्रेरणा बने जोड़े बोमन और बेली से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने उनके हाथी को भी देखा। आयशा खानम और तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बढ़ेंगे आगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज नई दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में आयोजित की गई। ये बैठक कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए बुलाई गई। पीएम मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और प्रहलाद जोशी बैठक में शामिल हुए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होगा और मतगणना 13 मई को होगी। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बताया कि पार्टी प्रत्याशियों के नाम तय करने के लिए संभवतः एक और बैठक कल होगी। उन्होंने कहा कि वे शेगांव विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। We just discussed the overall how the entire list looks like and what is the characteristic and what are the opposite candidates कौन है, analysis वो हिसाब से he has given certain directions and probably we will sit tomorrow and finalize the list and probably will announce tomorrow or day after. Sir, from where you will contest, sir? I am contesting my original constituency, Shigaon. झारखंड के जमशेदपुर में 2 समूहों के बीच पथराव की घटना सामने आई है, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है। जो लोग इकट्ठा हुए थे उन्हें घर भेज दिया गया है। पूरे इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस गश्त कर रही है। बाहर से भी फोर्स बुलाई गई है। सिचुएशन अभी पीसफुल है। जो लोग भी इकट्ठा हुए थे सब लोगों को अपने अपने घर भेज दिया गया। आप देख रहे हैं पूरे इलाका में फोर्स तैनात कर दी गई है और पूरे इलाका में पुलिस गश्ती कर रही है। अभी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। जो भी फोर्स हमारे पास था, बाहर से भी फोर्स आए हैं। एक कंपनी रैप लगी हुई है। पूरे इलाका में फोर्स अभी गश्त कर रही है और अभी माहौल एकदम पीसफुल है। अभी अब जैसा आप देख रहे हैं कि सभी लोग तितर बितर हो गए। हिरासत में लिए गए? जी, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। रामनवमी के बाद पश्चिम बंगाल के कई जगहों पर हुई हिंसा के बाद हालात का जायजा लेने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बंगाल के दौरे पर गई, लेकिन उसे पुलिस ने रोक दिया। पश्चिम बंगाल पुलिस के इस रवैये पर एनएचआरसी के सदस्यों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आयोग की टीम को हिंसा की जांच नहीं करने देने और पीड़ितों से नहीं मिलने देने को लेकर ममता सरकार सवालों के घेरे में है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा को लेकर ममता सरकार बीते तमाम वर्षों से कटघरे में है और हिंसा के खिलाफ कदम नहीं उठाने की वजह से भी ममता बनर्जी पर सवाल उठते रहे हैं। हुगली के बाद हावड़ा फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्य को पुलिस ने प्रवेश करने से रोक दिया। रविवार सुबह केंद्र की फैक्ट फाइंडिंग टीम दूसरे हुगली ब्रिज पर पहुंची थी।
नब्बान टोल प्लाजा के पास ही उनकी कार को रोक लिया गया। पटना हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी की अगुवाई में एक 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम हिंसा प्रभावित हुगली जिला का दौरा करना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शिवपुर में धारा 144 लागू है। ऐसे में अगर केंद्र की फैक्ट फाइंडिंग टीम के प्रतिनिधि वहां जाएंगे तो समस्या हो सकती है, इसलिए वहां जाने देना संभव नहीं है। हालांकि फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्य इस तर्क से सहमत नहीं हुए और पुलिस के इस रवैये पर सदस्यों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि हुगली के बाद हावड़ा को भी जानबूझकर ब्लॉक किया गया है। अंत में वे शिवपुर नहीं गए, इसके बजाय प्रतिनिधि कोलकाता चले गए। First the writers enter some residential complexes, then the police enters there, and slowly after the writers were to go away, they lathi charge the residents and even arrest them. Such is the brazenness. And I repeat that the whole responsibility rests upon the higher administration of the police. They should undertake a soul searching to what extent they have discharged their duties honestly. उल्लेखनीय है कि रामनवमी के जुलूस को लेकर हावड़ा के शिवपुर, काजीपाड़ा और हुगली जिलों में अशांति का माहौल पैदा हो गया था। अशांत इलाकों में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। फैक्ट फाइंडिंग टीम को बंगाल में उन सभी क्षेत्रों का दौरा कर रिपोर्ट तैयार करनी है। मानवाधिकार आयोग की टीम को हिंसा की जांच न करने देने और पीड़ितों से नहीं मिलने देने को लेकर ममता सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा को लेकर ममता सरकार बीते कई वर्षों से कटघरे में है और हिंसा के खिलाफ कदम न उठाने की वजह से भी ममता बनर्जी पर सवाल उठते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पश्चिम बंगाल में भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि फैक्ट फाइंडिंग टीम को रोका गया क्योंकि टीएमसी सरकार नहीं चाहती है कि रामनवमी में जो घटनाएं घटी उसकी सच्चाई देश को पता चले। उन्होंने कहा कि टीएमसी सच्चाई को दबाने की कितनी भी कोशिश करेगी, लेकिन आने वाले समय में सच्चाई बाहर आएगी। फैक्ट फाइंडिंग टीम जो आया है, समाज के सर्वस्तर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन है और इसको रोका जा रहा है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस सरकार नहीं चाह रही कि एक्चुअल में रामनवमी को लेकर और सारी जगह में जो घटनाएं घटी पश्चिम बंगाल में उसका सच्चाई बाकी हिस्सों के लोगों तक, देश के लोगों तक पहुंचे, ये नहीं चाहती तृणमूल कांग्रेस। ने रोका जा रहा है और सच्चाई को जितना भी दबाने की कोशिश करे तृणमूल कांग्रेस, आने वाले समय में सच्चाई बाहर निकलेगा। बात राजस्थान की कांग्रेस सरकार की आपसी खींचतान कम होने का नाम नहीं ले रही है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की दूरी को कांग्रेस आलाकमान तमाम प्रयासों के बाद भी कम नहीं कर पाया है। सचिन पायलट ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया और इशारों में अशोक गहलोत पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। राजस्थान में कांग्रेस की कलह खुलकर सामने आ गई है। अब राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं। सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिलीभगत के आरोपों के मद्देनजर अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठने का ऐलान किया है। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खुद की पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। पायलट ने ये घोषणा अपने निवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में की। सचिन पायलट ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ साल भर पहले शिकायत की थी, लेकिन गहलोत ने कोई एक्शन नहीं लिया। पायलट इसके विरोध में 11 अप्रैल को जयपुर में शहीद स्मारक पर एक दिन का अनशन करेंगे। भ्रष्टाचार करप्शन के ऊपर जो हमारी एक नो टॉलरेंस पॉलिसी है करप्शन को लेकर, उसको और पुख्ता करने के लिए हम चाहते थे एक विस्तारित, पारदर्शी और प्रभावी कार्रवाई करी जानी चाहिए। अभी तक वो कार्रवाई करी नहीं गई है, इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। सचिन पायलट के इस रुख ने कांग्रेस के लिए मुसीबतें पैदा कर दी हैं। पार्टी किसके साथ खड़ी हो इसे लेकर ऊहापोह की स्थिति है। इस बीच गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सचिन पायलट का समर्थन किया है। सचिन पायलट एसेट है पार्टी की, यदि कोई सवाल उठा रहे हैं उनके सवालों का सम्मान होना चाहिए और उनको मुद्दे उठाने का हक है। पार्टी में कोई भी आदमी डेमोक्रेटिक पार्टी में अपनी आवाज उठा सकता है। भाजपा ने पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि राजस्थान सरकार की 4 साल की नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं।
पार्टी के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं की अपनी सरकार की विफलताओं को लेकर अनशन करना चाहिए। 4 साल से अगर 1 या 2 व्यक्ति कांग्रेस के सत्ता का अनशन कर लेते तो राजस्थान बच जाता। एक बच्चे को पता है कि राजस्थान के अंदर किस तरह से कुर्सी का खेल रचा जा रहा था, सत्ता का खेल रचा जा रहा था, और उस सत्ता के खेल में जिस जनता ने उन्हें सत्ता पे बिठाया उस जनता को पूरी तरह से उसका तिरस्कार करा जा रहा था। अगर इतनी सी बात अगर ये कांग्रेस वाले समझ लेते तो आज राजस्थान की ये स्थिति नहीं होती, और शायद आपस में भी जो इनकी स्थिति है वो भी नहीं। राजस्थान में नवंबर-दिसंबर के महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस के भीतर उपजा असंतोष उनके लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। वैसे सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच लड़ाई कोई नई नहीं। इससे पहले भी दोनों नेता कई मौकों पर आमने सामने आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। दोनों नेताओं ने भगवान राम के बन रहे भव्य मंदिर के लिए खुशी जताई तो राम मंदिर आंदोलन में बाला साहब ठाकरे और महाराष्ट्र के लोगों का भी जिक्र किया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो अयोध्या की मिट्टी को अमरावती लेकर जाएंगे और वहां बजरंग बली की 111 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। दोनों नेता राम मंदिर में महाआरती में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि शिवसेना संस्थापक बाला साहिब ठाकरे का अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर निर्माण का सपना अब पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको झुठला दिया है और राम मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया है। हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का जो सपना था, लाखों करोड़ों राम भक्तों का सपना था कि अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो। सभी को लगता था कि राम मंदिर कैसे होगा, पहले मंदिर फिर सरकार, ऐसे कुछ लोग कहते थे। कुछ लोग कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन सब साफ झुठला दिया। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये राम मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे अयोध्या की मिट्टी को अमरावती लेकर जाएंगे और वहां बजरंग बली की 111 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करेंगे। उन्होंने बताया कि राम मंदिर निर्माण के लिए सागौन की लकड़ी महाराष्ट्र से आ रही है। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि राम मंदिर निर्माण में महाराष्ट्र का भी छोटा सा योगदान दिखाई पड़ रहा है। राम मंदिर का निर्माण भी जोर से हो रहा है। हमें प्रभु रामचंद्र जी के आशीर्वाद से धनुष्यबाण भी मिला है, पार्टी का नाम भी मिला है, और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मैं पहले वक्त यहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी का रामलला का आशीर्वाद लेने पहुंचा। हमारे सभी सहयोगी साथी, नेता, मंत्रीगण, विधायक, कार्यकर्ता, ये बहुत ही आज का दिन मेरे जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य का दिन है। महाराष्ट्र बनने के बाद पहली बार अयोध्या के अपने दौरे के बारे में बात करते हुए शिंदे ने कहा कि वह यहाँ के माहौल को देखकर बहुत खुश हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने आज मुंबई में कहा कि हिंदू समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में आयोजित श्री अशोक राव चौगुले अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज छल कपट काफी चल रहा है, लेकिन हमको आगे की पीढ़ी को तैयार करना पड़ेगा और आने वाली पीढ़ियों का ज्ञान बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले 20-30 साल बाद भारत विश्व गुरु बनेगा और समाज को इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। वैचारिक दृष्टि से आमने सामने तर्क देकर अब हमारा पराजय कोई नहीं कर सकता। तो आज छल कपट चल रहा है, कुतर्क चल रहे हैं। 20-30 साल के बाद भारत को विश्व गुरु हम देखेंगे, ऐसा मैं बड़ा आत्मविश्वास से बताता हूं, हिसाब करके बताता हूं, कोई भविष्यवाणी नहीं है।
परंतु इसका मतलब यह है कि और 2-3 पीढ़ियां सजग रहकर काम करने वाली बनानी पड़ेगी। आगे भी चलना पड़ेगा, लेकिन इमीडिएट 2-3 पीढ़ियां ऐसी तैयार करनी पड़ेगी। तो हमको ये जान के उन पीढ़ियों को ये देना पड़ेगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि केंद्र की मजबूत सरकार ने पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की आर्थिक और सैन्य शक्ति को बढ़ाया है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के धार, चौलथरा, कुज्जाबल, टेहरा और धर्मपुर में जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कभी हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने वाला भारत बीते वर्ष में 16,000 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात किया है। उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस पर भी राजनीतिक हमला बोला और कहा कि जिस कांग्रेस ने 60 सालों तक देश पर राज किया, उसका संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण का चुनाव मतदान 4 मई और दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। चुनावों की मतगणना 13 मई को होगी। इस अधिसूचना के जारी होते ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य सरकार एवं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अगले निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना के अनुसार 760 हमारे निकाय हैं, इनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की चुनाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। चुनाव 2 चरण में किया जाएगा। पहले चरण के चुनाव का मतदान 4 मई को होगा और दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। मतगणना जो है वो 13 मई को संपादित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने ईस्टर के विशेष मौके पर ईसाई समुदाय के आध्यात्मिक नेताओं से मुलाकात की। पीएम मोदी ने इस अवसर पर दिल्ली में सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल की यात्रा की झलकियां भी साझा की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आज ईस्टर के विशेष मौके पर उन्हें दिल्ली स्थित सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल जाने का अवसर मिला। उन्होंने ईसाई समुदाय के आध्यात्मिक नेताओं से भी मुलाकात की। उन्होंने कामना की कि ये दिन समाज में और अधिक खुशी और सद्भाव लाए। और इस मौके पर फादर फ्रांसिस स्वामीनाथन से खास बातचीत की हमारी सहयोगी मेघना देव ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईस्टर के मौके पर सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च आए नई दिल्ली में। हमारे साथ मौजूद हैं फादर फ्रांसिस स्वामीनाथन बात करने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना समय यहाँ पर बिताया और कितनी खुशी है यहाँ पर, खास तौर पर जो चर्च के लोग भी हैं उनके अंदर। प्रधानमंत्री ने आज विजिट, उनका आना एक सुबह से हमारे लिए एक बहुत ही उत्साहित मोमेंट था कि कब आएंगे और क्या होगा, और आए, हमें पता नहीं चला कि कितना अच्छा लगा। एकदम से हमें प्रभावित इतना हुआ, जैसे आके मिले, उनका मिलना ही एक बहुत ही वार्म वेलकम सा लगा। वो खुश है यहाँ पे आने पे, और वो आधे घंटे करीब बिताए थे यहाँ पे। और अंदर आए, उन्होंने मोमबत्ती जलाई यीशु मसीह के स्टैचू के आगे, और फिर उसके बच्चों ने जो चर्च के गीत गाए थे वो सब आंख बंद कर कर वो हाथ जोड़कर दुआ कर रहे थे पूरे टाइम। फिर बच्चों के साथ उन्होंने फोटो लिया, फादर्स के साथ भी, फिर लोगों को भी मिलते गए, और बाहर आके फिर हमें पौधा लगाया। उसने समझाया था कैसे पौधे को हरा भरा रख सकते हैं। तो मोदी जी के आने से ये जो ईस्टर का त्यौहार है, शायद हमारे देश में कईयों को नहीं मालूम, गुड फ्राइडे मालूम है, लेकिन ईस्टर का संदेश भी सबको गया, क्रिश्चियंस विश्वास क्या है करके मालूम पड़ा। और शायद मैं विश्वास करता हूँ कि मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर साहब को ये जानकारी है क्रिश्चियन धर्म क्या है, तभी आज के दिन ईस्टर के दिन यहाँ पर आए। हमें बड़ी खुशी है उनका। हमारे साथ फादर फ्रांसिस स्वामीनाथन, जिन्होंने आज आधा घंटा तकरीबन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में प्रधानमंत्री ने जो बिताया है, उस समय बच्चों से भी मिले, उसके साथ वृक्षारोपण भी किया है इस प्रेमाइसेस में, चर्च के प्रेमाइसेस में, और काफ़ी समय यहाँ ईस्टर के खास पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिताया है। कैमरा पर्सन सौरभ शुक्ला के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज़, नई दिल्ली। और युवा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रियांशु राजावत ने ओलियो मास्टर्स में अपने शानदार खेल का सिलसिला जारी रखते हुए खिताब जीत लिया है। 21 साल के इस खिलाड़ी ने संघर्षपूर्ण फाइनल मुकाबले में डेनमार्क के खिलाड़ी को 21-15, 19-21 और 21-16 से हरा दिया। इस युवा खिलाड़ी के करियर का यह पहला सुपर 300 सीरीज खिताब है।
भारत के प्रियांशु राजावत ने ओलियो मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। प्रियांशु ने फाइनल में डेनमार्क के मैग्नस जोहानसन को कड़े संघर्ष में शिकस्त दी। प्रियांशु ने शानदार शुरुआत करते हुए पहला गेम आसानी से 21-15 से अपने नाम कर मैच में बढ़त बना ली। हालांकि दूसरे गेम में डेनमार्क के खिलाड़ी ने वापसी की और कड़े संघर्ष में दूसरे गेम को 21-19 से जीतकर मैच बराबरी पर ला दिया। इस गेम की शुरुआत में प्रियांशु 9-14 से पिछड़ रहे थे, फिर भी उन्होंने लगातार 7 अंक लेकर गेम में वापसी की कोशिश की। हालांकि 19-19 के स्कोर पर प्रियांशु से कुछ गलतियां हुई, जिसका खामियाजा उन्हें गेम गंवाकर उठाना पड़ा। तीसरे गेम में प्रियांशु ने शुरू से ही बढ़त बना ली और तीसरे गेम को 21-16 से जीतकर इस मैच को 21-15, 19-21, 21-16 से अपने नाम कर खिताब जीत लिया। इस मैच को जीतने में प्रियांशु को 1 घंटे से अधिक का समय लगा। प्रियांशु के करियर का ये पहला सुपर 300 वर्ल्ड टूर इवेंट खिताब है। वो पहली बार किसी सुपर 300 वर्ल्ड टूर इवेंट के फाइनल में पहुंचे थे। इस साल वर्ल्ड टूर इवेंट पर किसी फाइनल में पहुंचने वाले वे पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। 21 वर्षीय प्रियांशु 2022 में थॉमस कप जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे। प्रियांशु के लिए ओलियो मास्टर्स में खिताबी सफर किसी सपने जैसा रहा। उन्होंने फाइनल तक के सफर में कई शीर्ष खिलाड़ियों को शिकस्त दी। प्री क्वार्टर फाइनल में प्रियांशु ने दुनिया के 12वें नंबर के खिलाड़ी जापान के केंटा निशिमोटो को सीधे गेम्स में हराया। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने चीनी ताइपे के ची यू जेन को शिकस्त दी। वहीं सेमीफाइनल में प्रियांशु ने दुनिया के 35वें नंबर के खिलाड़ी नहात एनगुएन को सीधे गेम्स में हराया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।